क्लास चल रही थी क्या आपकी आप अभी तक कोई? यस मैम, नीलम मैम वाले। अच्छा, काव्य शास्त्री होगी ना क्लास तो आपकी इस समय? नहीं, वो भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य चिंतन। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून मैम। आ रहे हैं अभी बच्चे धीरे धीरे। कविता भी आ गई। श्वेता। जो जो बच्चे नहीं थे उन्होंने कल लेफ्ट मार दिया। 3-4 बच्चे गए ना। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो रही है, उधर भी कंफ्यूज हो रहे हैं सब लोग, इधर भी हो रहे हैं। यस मैम। नहीं नहीं, ठीक किया, इसीलिए मैंने बोला था कि जो नहीं है, क्योंकि वहां पर भी सर कह रहे हैं कि मैम बच्चे ज्यादा भी नहीं है, कैसे करें। मैंने कहा मेरे में 25 मतलब हैं तो 25, लेकिन आ तो 16-17 ही रहे हैं। उन कह रहे हमारे में भी ऐसे ही है बच्चे, जबकि आपकी क्लास में शायद 70 से अबव है। तो थोड़ा सा यही कंफ्यूजन थी कि बाकी बच्चे किस तरफ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें जानकारी ही ना हो। तो आप लोग उनको इतना तो समझा दें कि कुछ एक तरफ वो लोग हो जाएं, ताकि टीचर भी अपनी जो है अटेंडेंस लिस्ट बना सके। नहीं तो लास्ट में कई बार बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं और कहीं का कहीं अपना असाइनमेंट देते हैं। आपकी क्लास में तो नहीं, आपके सीनियर क्लास में 2 बच्चे ऐसे थे जो मेरे पास नहीं थे, दूसरे टीचर के पास थे, और उनका वो अपना असाइनमेंट मुझे मेल किए जा रहे थे। और खुद अपना तो किया क्या, 2-3 बच्चों का और कर दिया मुझे मेल। और मैंने उसको रिप्लाई मेल किया कि बेटा ये मेरा पेपर नहीं है, आप कंसर्न टीचर को भेजें। वो मेल उसने पढ़ा भी नहीं, व्हाट्सएप किसी से नंबर लेके व्हाट्सएप किया तो शायद व्हाट्सएप पे भी अपडेट नहीं रहती थी। फिर हार कर मैंने जो टीचर थे उन टीचर से बात की, और मैंने उन टीचर को बोला सर ये बच्चे ने मुझे जो है असाइनमेंट दे दिया है, और आई थिंक ये बच्चा और बच्ची आपके हैं, दोनों दोनों या 3 थे, आप इनको देख लीजिए। तो खैर सर ने मतलब काफ़ी काइंड नेचर है सर का, तो उन्होंने कहा ठीक है लक्ष्मी जी आप भेज दीजिए, हम देख लेते हैं उनको। पर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और बच्चे हैं जो नहीं अटेंड करते, उन्हें यही नहीं पता कि कौन सा पेपर वो पढ़ रहे हैं, कौन सा पेपर उनको पढ़ना है, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले से ही माइंड सेट कर लें। जो आप लोगों के दोस्त हैं आप उनको भी एक बार समझा दें कि भाई चूज कर लो, किसी भी एक तरफ हो जाओ, टीचर के लिए भी आसानी होगी कि हमारे बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं। चलिए खैर, हम कल क्या करवाए थे, अब आ गए हैं 13 बच्चे, मतलब मुझे मिला के 14 मेंबर्स हैं, बहुत हैं स्टार्ट करने के लिए। जो कल हम लोग नृत्य नाटक कर रहे थे, और नृत्य नाटक से पहले शायद हमने एक चीज और किया था, कठपुतली किया था। नृत्य नाटक और कठपुतली दोनों ही आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए थे, और दोनों में जो माइनर सा जो अंतर है, खैर अंतर तो दोनों में बहुत है, कठपुतली बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कम अंतर जो आपको मिलेगा संगीत नाटक और नृत्य नाटक में, आपको काफी कुछ एक जैसा मिलेगा। उसमें देखना हमें पड़ेगा कि मतलब है तो दोनों लगभग मिलते जुलते, और अलग करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन एक प्रकार है तो उसको हमें पढ़ना तो पड़ेगा, और जब पेपर में आएगा तो हमें उसको अलग से देना भी पड़ेगा। तो आप लोग अपने शब्दों में बताने की कोशिश करें कि नृत्य नाटक और संगीत नाटक में क्या अंतर हो सकता है। बताइए। मैम क्या बताना है? संगीत नाटक, जैसे नृत्य नाटक कल हमने किया था, कि उसमें जो भी प्रस्तुत करना होता है वो नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जो भी कलाकार होता है, जो अभिनेता होता है। अब हमारा उससे पहले हमने किया था कठपुतली की, जो भी प्रोग्राम है या कार्यक्रम है या प्रस्तुति है, जो भी आप बोलें, वो कठपुतलियों के माध्यम से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है,
और अब हम करेंगे संगीत नाटक। ऐसा नाटक जिसमें संगीत की मात्रा ज्यादा होती है और नृत्य की भी होती है, लेकिन नृत्य नाटक के मुकाबले नृत्य थोड़ा कम पाया जाता है, एक्ट उसमें ज्यादा होता है और अधिकांश चीजें जो है म्यूजिक के माध्यम से ही इसमें बातों को कहा जाता है। इसमें गाना उस रूप में या सिर्फ संगीत होता है, संगीत की धुन होती है, गाना उसमें उस रूप में नहीं मिलता आपको देखने के लिए। आजकल की फिल्मी डांस की बात इसमें हम नहीं कर रहे हैं। अभी ये जितने भी प्रकार हैं ये सब प्राचीन प्रकार है। हाँ हिमांशु कुछ कह रहे थे बेटा आप? हम यही बता रहे थे जो आप बता रहे थे संगीत के बारे अच्छा अच्छा, चलिए लिखिए। संगीत नाटक रंगमंच का वह रूप है, संगीत नाटक रंगमंच का वह रूप है जिसमें नाटक के कथ्य का क्या मतलब होता है? देखिए नाटक में दो चीज आपने देखी होगी, कथानक और कथोपकथन। दोनों में क्या अंतर है बताएगा कोई? ये बेसिक सा अंतर है। और आप लोग सब नाटक में जब आप नाटक के तत्व जब आप लिखते होंगे, ये नाटक के पेपर में भी आपके आएगा, तो नाटक के तत्व में दो तत्व, ये जो वैसे तो बहुत सारे तत्व हैं, उद्देश्य वगैरह सब हैं, लेकिन दो तत्व जो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कथानक और कथोपकथन। बताइए क्या अंतर है? मैम किसमें, नाटक में और कथ्य में? नाटक के अंदर जो दो तत्व हैं, कथानक और कथोपकथन, इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब दोनों की विषय, मतलब कथोपकथन किसे कहते हैं और कथानक क्या है, बताइए अलग अलग। मैम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। कथोपकथन का क्या मतलब है? मैम कथा मतलब कहानी टाइप का मैम कुछ। मैम कथानक तो शायद शॉर्ट स्टोरी हो गई मैम, जो स्टोरी को शॉर्ट करके दिखाते हैं मैम वो। हाँ कथानक शॉर्ट स्टोरी हो गई। चलिए एक तरीके से आप ठीक बोल रहे हैं। कहानी का भाव कथानक। क्या बोला मैम कहानी का मूल भाव कि वो कहानी क्या कहना चाह रहा है, वो कथानक। कहानी का मूल भाव, कहानी में जो कहना चाह रहे हैं वो तो उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। मैम उसमें होने वाली घटनाएं। हाँ कुछ हद तक ये आप कह सकते हो। मैम उसमें होने वाले संवाद। संवाद किस में जाएगा? कथानक में जाएगा, कथोपकथन में जाएगा? मैम कथोपकथन मैम कथानक में तो मैम शॉर्ट स्टोरी हो गई और कथोपकथन में मैम संवाद, जो मैम उस कहानी में या नाटक में। बिल्कुल सही श्वेता, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अंजलि भी बिल्कुल लगभग पहुंच रही थी वहां तक। कथोपकथन का मतलब होता है संवाद योजना, कंफ्यूज मत होना इसमें कभी। और कथानक एक पूरा वो परिवेश होता है जिसके अंदर वो नाटक, वो कहानी तैयार की जाती है। कर गई गूगल श्वेता, क्या है ये? अच्छा गूगल में है गूगल भी उसने कर लिया तो भी कोई बात नहीं। इनफैक्ट कथोपकथन का शब्द आपको अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो मैम पढ़ाए थी ये कहानी का मैम, जब हम वो कर रहे थे ना तत्वों के अनुसार। यस मैम। हाँ देखिए, कहानी तत्व तो देखो कहानी में भी होते हैं, लेकिन नाटक के अंदर एक तत्व एक्स्ट्रा होता है, वो होता है संवाद योजना, जिसे हम कथोपकथन बोलते हैं। कहानी में संवाद योजना नहीं मिलेगी आपको। मिलती है? नो मैम, नाटक में मिलती है बस। कहानी में कथोपकथन है ही नहीं। कहानी में आपका कथानक होएगा, पात्र योजना की जगह चरित्र चित्रण होता है, ठीक है, कि चरित्रों का चित्रण कैसे किया गया है। और उसके क्योंकि कहानी में वेशभूषा भी नहीं होता, इसीलिए कहानी के शायद 5 तत्व होते हैं और नाटक के 7 तत्व होते हैं। उद्देश्य वगैरह कहानी में भी होते हैं, नाटक में भी, लेकिन नाटक में वेशभूषा
अलग होता है, और कथोपकथन, क्योंकि बिना संवाद योजना के कोई भी नाटक कंप्लीट नहीं होता। और कहानी में संवाद योजना क्यों नहीं होती? आप लोग नाटक, हाँ बोलो बेटा। मैम उसमें वो लाइन बाय सीक्वेंस से चलती रहती है, उसमें पात्र वैसे नहीं रहते ज्यादा। उसमें लेखक बोलता है, लेखक कहानी सुनाता है, कहता है, पात्रों को लेकर उस जो भी शब्द पात्र बोलते हैं वो एग्जैक्टली पात्र नहीं, वो कहानीकार बोल रहा होता है। तो उसके नेपथ्य में कहानीकार होता है, लेखक होता है। लेकिन जब हम नाटक की बात करते हैं तो कहा जो नाटककार होता है वो पहले पात्रों को चित्रित करता है कि इस पात्र ने ये डायलॉग बोलना है, इस पात्र ने ये डायलॉग बोलना है, इस पात्र ने ये डायलॉग बोलना है। इसीलिए किसी कहानी का यदि नाट्य रूपांतरण किया जाता है तो पहले उसके चरित्रों को अलग किया जाता है, फिर उन चरित्रों के हिसाब से उनके डायलॉग्स यानी कि संवाद बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसमें इसीलिए नाटक के तत्व, ये जो एक तो वेशभूषा आपको नाटकों में दिखेगा, हालांकि जब आप नाटक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें नहीं दिखता, लेकिन जब वही नाटक जब आप मंच पर देख रहे होते हैं या मंच पर प्रदर्शित कर रहे होते हैं तो वेशभूषा बहुत जरूरी होता है। अब मान लो आपको नाटक जो करना है वो नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत के उस पे वहाँ के परिवेश को आधार बनाकर आपको आपको कोई नाटक करना है और आप पहनावा पहन लें साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का, तो वो तो बिल्कुल वो परिवेश तो बिल्कुल बदल जाएगा ना। तो परिवेश के हिसाब से उसकी संवाद योजना भी आपको बदलनी पड़ेगी। इसलिए जितने भी नाटक हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कौन कौन से नाटक अभी पढ़े हैं, और या आपके में अभी शायद कोई नाटक होगा, भारत दूरदर्शन शायद आपके में हो, एक नाटक का पेपर है ना आपके में? यस मैम, यस मैम। पढ़ भी है यार। हाँ, तो भारत दूरदर्शन भी है, आई थिंक आप लोगों में बकरी नाटक भी है। ठीक है, तो आप इसमें देखना, इसमें जो भी संवाद है वो जो परिवेश होता है, जिस परिवेश में वो नाटक लिखा जा रहा है, वो परिवेश, वो वातावरण, उसको और संपूर्ण नाटक के अंदर जो भाव है वो सब कथानक के अंदर आएगा। मतलब कथानक एक तरीके से उस नाटक का समक रूप होगा, समरी रूप आप उसको बोल सकते हैं। और कथोपकथन है उस पूरे नाटक में जो संवाद योजना होती है, उसे हम कथोपकथन कहते हैं। और वेशभूषा, तो नाटक के अंदर ये दो तत्व हमेशा एक्स्ट्रा होते हैं, वेशभूषा। ठीक है, देखिए चरित्र चित्रण और पात्र योजना दोनों में मिलता है। कहानी में वो चरित्र चित्रण हो जाता है और नाटक में उसको हम पात्र योजना कह देते हैं। वेशभूषा अलग होता है, संवाद योजना इसमें ऐड होती है, ये दोनों चीजें ऐड, बाकी उद्देश्य वगैरह ये सब हमें सेम कहानी और नाटक सब में देखने को मिलता है। तो आगे से अभी आप ध्यान रखना कि कथोपकथन और कथानक में क्या अंतर है। चलिए फिर, तथ्य को मुख्यतः जिसमें नाटक, दोबारा बोलो, संगीत नाटक रंगमंच का वह रूप है जिसमें नाटक के कथ्य को मुख्यतः संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मुख्यतः 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 के बाद क्या था? मैम आ जाएंगी तो बता देंगी। व्यक्त किया जाता है। अच्छा, सॉरी सॉरी, संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तबस्सुम। नहीं बोलेगी वो। मुख्यतः संगीत। एक सेकंड बेटा, लाइट चली गई थी इसलिए मैं लेफ्ट हो गई थी, एक मिनट दोबारा से करती हूँ। ब्रिजित आया था फिर लेफ्ट हो गया, चलिए कोई नहीं। दोबारा बोल रही हूँ, संगीत नाटक रंगमंच का वह रूप है जिसमें नाटक के कथ्य को मुख्यतः संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। नृत्य नाटक की तरह, नृत्य नाटक की तरह
संगीत नाटक को भी यथार्थवादी नाटकों की श्रेणी में एक सेकंड बेटा। एक बार कोई बताना, नाटक की तरह के बाद क्या था? यथार्थवादी। संगीत। बता दो अंजलि। ठीक है, कहाँ से बताना है नव्या? नाटक की तरह, जिसमें नाटक की तरह। नाटक की तरह संगीत नाटक को भी यथार्थवादी नाटकों की श्रेणी में। हाँ, यहाँ तक लिख लिया मैंने, थैंक्स। ठीक है। अंजलि, हाँ बोलो। मैं आ गई करूँ मैं, बस रिपीट कर? मैं कर रही हूँ, दोबारा कर रही हूँ। नृत्य नाटकों की तरह संगीत नाटक को भी यथार्थवादी नाटकों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नहीं रखा जा सकता क्योंकि वास्तविक जीवन में मैम यथार्थवादी के बाद क्या था? यथार्थवादी नाटकों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वास्तविक जीवन में बातचीत कभी भी गाकर नहीं की जाती। बातचीत कभी भी गाकर नहीं की जा सकती और ना ही वाद्य यंत्रों की जगह आप संगीत के यंत्र भी सिंपल डाल सकते हैं। ना ही वाद्य यंत्रों द्वारा बातचीत किया जा सकता है। बात की जा सकती है, सेंटेंस करेक्ट कर लो, बातचीत की जा सकती है परंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं परंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि संगीत नाटक जीवन से कटा हुआ है। हम बिल्कुल नहीं। कि संगीत नाटक जीवन से कटा हुआ है। वस्तुतः
या मैम बल कि संगीत नाटक। आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरी आवाज में? कुछ ब्रेक हो रही है क्या आवाज मेरी? मैम नो मैम। अच्छा, मुझे लगा शायद ब्रेक हो रही है इसलिए डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही है, और मैंने वॉल्यूम भी फुल किया है। कोई बात नहीं, दोबारा बोलती हूँ। मैम वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर दो। स्लो कर दूं? यस मैम। कर देती हूँ। अभी ठीक है? यस मैम, यस ठीक मैम। है। हाँ ठीक है। अर्थ कदापि नहीं कि संगीत नाटक जीवन से कटा हुआ है। वस्तुतः संगीत नाटक बाहरी परिस्थितियों की वास्तविकताओं से मनुष्य की आंतरिक भावनाओं को जोड़ता है। संगीत नाटक में संगीत पार्श्व का मतलब होता है पीछे। अगर पार्श्व शब्द ना लिख पाओ तो पीछे शब्द लिख लेना। संगीत नाटक में संगीत ना तो पार्श्व में होता है, पा आधा श व वाक्य ऊपर रेफ, पार्श्व में होता है, और ना ही सहायक के रूप में काम करता है, बल्कि नाटक की प्रत्येक गति और कार्य में संगीत आगे होता है। संगीत ही प्रत्येक मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। बेटा, आप लोगों ने आजकल ये बहुत सारे किले हैं जैसे जयपुर वगैरह में, वहां पे संगीत नाट्य चलता है। किसी ने देखा है? दिल्ली में भी शायद लाल किले में पता नहीं कहीं पे होता है। मैंने वो दिल्ली का तो नहीं देखा, पर मैं जयपुर में पता नहीं कौन से उस पे गई थी, कोई किला था, जोधा अकबर का ही किला था उसमें। नहीं, जोधा अकबर का नहीं था, जो भी था ध्यान नहीं किसका था। तो उस किले में पूरी स्टोरी, पूरी कहानी को सिर्फ संगीत के माध्यम से जो है दर्शकों को सुनाया गया था। जयपुर में 2-3 किले के नाम याद है किसी को? कौन कौन से किले हैं वहां पे? ध्यान नहीं आ रहा मुझे किले का नाम। ग्वालियर में होता है। हाँ, मैंने ग्वालियर का नहीं देखा, लेकिन मैंने संगीत नाटक देखा है कि इसमें कैरेक्टर भी नहीं है। उस रूप में कैरेक्टर की जगह वो, अभी ये मॉडर्न जो संगीत नाटक है उसकी बात कर रही हूँ, कैरेक्टर की जगह वो परछाई सी दिखाते हैं। हालांकि पीछे वो प्ले कर रहे होते, लेकिन जो स्क्रीन पे या पर्दे पे जो दिखता है वो परछाई दिखती है, पूरा युद्ध वगैरह। और जो भी पीछे से कोई एक एंकर बोलता है, बाकी सारा कुछ जो है उसमें म्यूजिक के माध्यम से युद्ध की
जो है गड़गड़ाहट या शंख का नाद, समुद्र की ध्वनि, बिजली का कड़कना, XYZ, अंधेरा, डर, भय, दरवाजे का खुलना, किड़किड़ाना, जो भी आप कह सकते हो, सबको म्यूजिक के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं उसको। मतलब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम संगीत नाटक इस टाइप से देखा था, तो इसको हम संगीत नाटक की श्रेणी में रख सकते हैं। उसमें हालांकि ये जो मैं बात कर रही हूँ उसमें कैरेक्टर प्ले करते हुए आपको दिखेंगे। अब जो मैंने देखा था उसमें कैरेक्टर्स की परछाई दिखा रहे थे कैरेक्टर्स ने, क्योंकि पर्दा उन्हें बड़ा दिखाना था और जो है दर्शक जो है काफी दूर होते हैं या काफी नीचे, किले से काफी नीचे बैठे हुए थे, तो वो उसमें, तो ये एक तरीके से संगीत नाटक का एक नया रूप अब जो है चल गया है, और अभी काफी इसका मतलब काफी चलन में भी है। और मैंने देखा कि इसके टिकट्स भी काफी महंगे हैं पर पर्सन, जो भी है मतलब 1000 रुपये या कितना था। लेकिन एक ये होता है कि हाँ, अगर आप वहाँ गए हैं और आपने वो नहीं देखा शो, तो लगता है कुछ छूट गया। तो ये एक तरीके से उसको भी हम संगीत नाटक की श्रेणी में रख सकते हैं। हालांकि नीरज बता रहा है कि ग्वालियर में भी होता है, आपने देखा हुआ है बेटा ग्वालियर में? मैम दिल्ली में लाल किले में भी होता है। देखा है आपने? मैंने दिल्ली वाला नहीं देखा पर सुना जरूर था। तो एक तरीके से आपको संगीत नाटक का मतलब थोड़ा सा अगर आपने देखा है तो आप इसको थोड़ा सा और अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये संगीत नाटक एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैंने लाल किले का नहीं देखा, मैंने एक ही देखा है, और वो भी मैंने जयपुर में ही देखा है। 2-3 जगह गई थी, पता नहीं कौन कौन से किले थे वहीं पर। जयपुर में कहाँ पे बेटा? मैम आमेर का किला था शायद, आमेर का ही किला था, ठीक कह रहे हो, आमेर का किला था, वहां पे शायद होता है, वहीं पे मैंने देखा था। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब जो है संगीत नाटक का ये रूप चल रहा है। पहले स्टेज पे चलता था और कैरेक्टर प्ले रोल मतलब रोल प्ले करते थे और पीछे से उसमें म्यूजिक जो है ज्यादा काम करता था। अभी एक नया स्वरूप जो है सामने आया है ये संगीत नाटक का, वो ऐसा है। आप इसको इस रूप में भी बता सकते हैं कि वर्तमान स्वरूप में या वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो आजकल इस तरह के संगीत नाटक चल रहे हैं, तो उसको आप एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर थी मैं? अव्यक्त करता है, मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, संगीत नाटक में नाटक की कहानी, अंतर्द्वंद्व, संगीत नाटक में नाटक की कहानी, अंतर्द्वंद्व, बाहरी संघर्ष, कोमल तथा कठोर सभी प्रकार के भाव, मैम रिपीट कर दीजिए। संगीत नाटक में नाटक की कहानी, संवाद, अंतर्द्वंद्व, कोमल कठोर सभी प्रकार के भाव, प्रसाद, ओज, माधुर्य सभी प्रकार के गुण, प्रसाद, ओज, माधुर्य। आपको पता कितने प्रकार के गुण होते हैं नाटकों में? कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? अभी अभी मैंने नाम लिए हैं। कितने नाम लिए हैं मैम? 3 नाम लिए हैं। इसको याद रखना, नाटकों में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं और हर नाटक में किसी में ओज गुण की प्रधानता होती है, किसी में माधुर्य गुण की प्रधानता होती है, किसी में प्रसाद गुण की प्रधानता होती है। ओज का मतलब होता है मतलब वो काफी जो जिसमें वीरता का भाव ज्यादा दिखाई देता है। खैर कभी नाटक पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में, कभी मौका मिला, शायद ट्यूटोरियल है और उसमें जरूरत लगी तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरे पास नाटक का ट्यूट है ना, जो अगले हफ्ते से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। है ट्यूट आप लोगों के नाटक का? यस मैम है। ये बताओ, मेरा एक तो नाटक का ट्यूट है और एक भारतीय साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा है आप लोगों में से किसी के पास? यस मैम। उसका ट्यूटोरियल भी है मेरे पास, 3-4 ट्यूटोरियल है और सारे अलग अलग है जितना मुझे याद है। अगले हफ्ते से 15 दिन तक तो नहीं स्टार्ट करते, थोड़ा सा सिलेबस आपका टीचर्स आगे बढ़ा दें
फिर मैं आपका ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीक से उसके नेक्स्ट से आपका लेना स्टार्ट कर दूंगी और उसमें जो भी होगा मैं ये सारी चीजें लिखवाऊंगी। तो तीनों प्रकार के गुण तथा विभिन्न रस आदि को रसों की संख्या कितनी होती है? मैम एक बार भाव की बात से रिपीट कर दीजिए। कोमल कठोर भाव, प्रसाद ओज तथा माधुर्य गुण, माधुर्य सभी प्रकार के गुण और रसों आदि को संगीत के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया जाता है। अब वापस से सवाल पे आ रही हूँ, रस कितने प्रकार के हैं? मैम नो दो कौन कौन से नए जुड़े हैं? मैम वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो टोटल कितने हो गए? मैम 11। 11। अगर क्वेश्चन आए मूल रस कितने हैं तो 9। टोटल रस कितने हैं, रसों की संपूर्ण संख्या कितनी है तो 11। दो रस कौन से नए जुड़े हैं? मैम 11। ठीक है, दो कौन से नए जुड़े हैं तो वात्सल्य और भक्ति। ठीक है, और नाटक में कौन सा रस नहीं पाया जाता? नाटकों में कितने रस होते हैं? मैम 9 होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल सही। नीरज ने जवाब भी दे दिया 7। है। नहीं, नीरज ने जवाब दे दिया है, उसको देखकर आप बताओ कितने रस होते हैं। मैंने पहला सवाल पूछा था कौन सा रस नाटक में नहीं पाया जाता, इसने कहा शांत रस। तो शांत रस को हटा दो तो कितने बचे? 8। यस मैम 8। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। 9वें रस को वो नहीं मानते क्योंकि शांत रस जैसी भाव की कल्पना वो नाटकों में नहीं करते हैं। समझ में आ गया? याद रहेगा आपको? यस मैम। जी यस मैम। और इन्होंने कौन से रस को रसों का राजा कहा है भरत मुनि ने? बाकी कई लोगों ने कहा है इसको रसों का राजा। कौन सा रस जो है रसों का राजा कहलाता है? मैम शायद वीर रस। श्रृंगार रस। हाँ, गुड। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सी नई नई चीजें जो आपको मिल रही है ना, आप पीछे ना 1-2 पेज बना लेना। ये जो भी एक्स्ट्रा चीजें कोई भी टीचर आपको बताए उसके पीछे आप उसको नोट करते जाना, वो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगा। क्योंकि ये है आपके सिलेबस के अंदर और हम ध्यान नहीं देते तो वो छूट जाता है। और चूंकि आप नाटक पढ़ रहे हो तो तीनों गुण आपके में आ सकते हैं। रसों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा रस नाटक में नहीं है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा रस रसों का राजा कहलाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से जैसे मैंने पिछली बार बताए थे कि 4 प्रकार के हमारे वो आहार्य और कौन कौन से मैंने बताया था, वाचिक, ये सारा हमारा होता है। इसमें सात्विक में 7 कौन कौन से हैं ये सब हमें ध्यान, अनुभाव 7, ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी में से पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अभिनय, अभिनय, हाँ अभिनय, चारों अभिनय में मतलब ये सात्विक में कौन कौन से 7 होते हैं, तो ये सारे हमारे हम पढ़ चुके होते हैं, टीचर हमें बता चुका होता है, लेकिन वो अलग से हम नहीं लिखते इसलिए हम भूल जाते हैं। तो इसलिए इन चीजों को आप ध्यान रखना। खैर कोई नहीं, आगे हम करते हैं। स्वर ध्वनियों का उतार चढ़ाव ही स्वर ध्वनियों का संगीत के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। स्वर ध्वनियों का उतार चढ़ाव ही भावों की विविधता को प्रकट करता है। भावों की विविधता को प्रकट करता है। संगीत नाटक के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। संगीत नाटक के मुख्यतः
दो घटक होते हैं या पाए जाते हैं। पहला शब्द और दूसरा संगीत। शब्द नाटक को उच्चारित करते हैं, शब्द नाटक को उच्चारित करते हैं तथा संगीत इनको स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। तथा संगीत इनको स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संगीत नाटकों में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। संगीत नाटकों में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः संपूर्ण मंचीय, या आप ऐसे लिख लो, संपूर्ण मंच, रंगमंच के अनुभव को ग्रहण करने के लिए मंच पर घटित हो रहे नाटकीय क्षण होता है ना, क्षण भंगुर आपने सुना होगा। नाटकीय क्षणों को जानना जरूरी होता है। इसके लिए शब्दों का संस्पर्श देना आवश्यक है। शब्दों की भरमार की जरूरत नहीं। शब्दों का संस्पर्श देना आवश्यक, मतलब बहुत जरूरी जो शब्द है उसको उठाओ, मतलब शब्दों को छूकर आप निकल जाओ। जरूरी नहीं कि आप भारी भरकम उसमें बोले जाए, क्योंकि संगीत नाटक में सारा कुछ म्यूजिक से कहना होता है, तो इसमें संवाद, मतलब डायलॉग डिलीवरी इसमें नहीं पाई जाती। तो इसमें जो नेपथ्य में या पार्श्व में जो, जिसको आप एंकर बोल सकते हैं, पीछे से जो बोल रहा होता है, जो प्रेजेंट कर रहा होता है प्रस्तुति, वही एक बोलता है, और जहां पर उसको लगता है वो उन्हीं जरूरी शब्दों को फोकस करता है, बाकी सारी चीजें वो म्यूजिक के माध्यम से कहता है। जबकि नाटक का विशेष गुण क्या होता है कि संवाद योजना इसमें होनी चाहिए, एक बोले फिर दूसरा बोले। तो संगीत नाटक में हमें वो संवाद योजना नहीं देखने को मिलती, क्योंकि यदि संवाद योजना दिखाया जाएगा तो उसमें शब्दों की भरमार हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी नेपथ्य में जो बोलता है पीछे से, वो क्या करता है, जितना जरूरी होता है उतना ही बोलता है। और मैंने जो देखा था उसके अंदर अमिताभ बच्चन का साउंड था। अमिताभ बच्चन जो है बोल रहा था जहां जहां पर उसको जरूरत थी, उसकी आवाज थी वहां पर। तो आपने जहां देखा होगा वहां पर आजकल तो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे मतलब कलाकार की आवाज को ही ले, जिससे जो है लोग उसको, उसकी जो उस आवाज को वो पहचाना हुआ अनुभव करते हैं, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो पीछे से जो अब इसमें संवाद योजना, मतलब बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं, उतने ही शब्द लें जो जरूरी है उस नाटक के प्रस्तुतिकरण के लिए। नेपथ्य से जो बोलता है, तो ज्यादा डायलॉग डिलीवरी, ज्यादा संवाद योजना, बहुत ज्यादा कथोपकथन या बहुत ज्यादा बातचीत इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी।
ठीक है। एक अच्छे संगीत नाटक में, एक अच्छे संगीत नाटक में संगीत और शब्दों में तालमेल होना अनिवार्य है। संगीत और शब्दों में तालमेल होना अनिवार्य है। यह अभिनय का मंच के साथ, अभिनय का मंच के साथ शब्द का ध्वनि के साथ, शब्द का ध्वनि के साथ और स्वर का धुन के साथ, स्वर का धुन के साथ उचित संयोजन है। धुन के साथ उचित संयोजन है। पैराग्राफ चेंज कर दो। पश्चिम में संगीत नाटक की एक पश्चिम में संगीत नाटक की एक समृद्ध नाट्य विधा के रूप में, पश्चिम में संगीत नाटक लिखो, कि एक हटा दो। संगीत नाटक एक समृद्ध नाट्य विधा के रूप में समृद्ध नाट्य विधा के रूप में स्थापित हो चुकी है। इसके लिए ओपेरा, OPERA, ओपेरा, इसको आप हिंदी में लिख लें, ओपेरा शब्द का प्रयोग होता है। अगर बाय चांस ओपेरा आ जाए तब उसमें आपको संगीत नाटक को ही एक्सप्लेन करना है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ओपेरा और संगीत नाटक पूर्णतः एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। संगीत नाटक में संगीत और गान संगीत नाटक में संगीत और गान नाटक के साथ साथ चलते हैं। संगीत नाटक में संगीत और गान, म्यूजिकल मतलब गाने को उन्होंने गान बोला हुआ है, गान नाटक के साथ साथ चलते हैं और उसे आकर्षक बनाते हैं। अधिकांश भारतीय फिल्में इसका उदाहरण हैं। अधिकांश भारतीय फिल्में इसका उदाहरण हैं। जिनमें संगीत और गानों की प्रधानता के बावजूद
जिनमें संगीत और गानों की प्रधानता के बावजूद कहानी को देखा जा सकता है। जबकि हॉलीवुड में बावजूद के बाद संगीत और गानों की प्रधानता को देखा जा सकता है, जबकि हॉलीवुड में म्यूजिकल पिक्चर के अलावा मूवीज के अलावा अन्य फिल्मों में संगीत और गानों को ना के बराबर रखा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि भारतीय फिल्में अधिकतर हम देखते हैं कि जितनी भी फिल्में हैं बिना गाने के, डांस के कोई फिल्म पूरी नहीं होती। हॉलीवुड की फिल्मों में आपने नाच गाना देखा है? नो मैम, बस एक्शन सीन पे कभी कुछ में देखा है। म्यूजिक। वो म्यूजिकल फिल्में होंगी। दो फिल्में जिसमें, हाँ बोलो बेटा, दोबारा बोलो श्वेता, क्या कह रहे हो? मैम मैं कह रही हूँ कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में अंतर क्या होता है? बॉलीवुड इंडियन मूवी होती है, हॉलीवुड इंग्लिश मूवी होती है बाहर की। ओके मैम। और टॉलीवुड क्या होता है श्वेता? साउथ का है मैम, टॉलीवुड। जो साउथ इंडियन फिल्म साउथ की जो पिक्चर्स होती है उसे टॉलीवुड कहते हैं, याद रखना आगे से, तमिल वगैरह, ठीक है? अलग अलग का है, ठीक है? यस मैम। आगे एक बार ये, मतलब खैर ये इसका नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं पश्चिम की जितनी भी मूवीज होती हैं, अगर वो म्यूजिकल मूवीज नहीं है जिसमें गानों का कंपटीशन या ऐसी चीजें नहीं है, तो उसमें आपको संगीत नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक्शन सीन्स दिखाई देंगे। मतलब अभी जितने भी मूवीज जो भी हम देखते हैं, चाहे वो स्पाइडरमैन की हो या थॉर की, अभी पता नहीं द एंड गेम, ऐसी बहुत सारी मूवीज जो मैंने बच्चे के कारण देखी है, किसी में भी गाना और म्यूजिक नहीं है, डांस तो है ही नहीं। हमारे हिंदी फिल्मों में डांस पहले होता है, फिर गाना होता है, फिर उसके बाद कहानी चलती है। तो इसमें यही थोड़ा सा अंतर, तो वही अंतर आपको ओपेरा में और संगीत नाटक में थोड़ा सा इसमें दिखाई देगा। चलिए लिखिए, इस भेद को इस प्रकार भी रखा जा सकता है, इस भेद को इस प्रकार भी रखा जा सकता है कि जहां संगीत नाटक में ऐसे अभिनेता होते हैं जो गा भी सकते हैं, जो गाना भी गा सकते हैं, जो गा भी सकते हैं, वहीं ओपेरा में ऐसे गायक होते हैं जो थोड़ा बहुत अभिनय भी कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत अभिनय भी कर सकते हैं। मतलब हॉलीवुड में म्यूजिकल फिल्मों में ही आपको गाने के साथ अभिनय, एक्टिंग देखने को मिलेगी, वरना बाकी सारी एक्शन मूवीज हैं। तो जो गाने वाली जो फिल्में हैं, जो म्यूजिकल जो मूवीज हैं, उसमें जो एक्टिंग थोड़ी बहुत दिखाई जाती है, उसको आप ओपेरा की श्रेणी में रख सकते हैं। ये लेखक ने इसमें बताने की कोशिश की है। मतलब भारतीय फिल्में तो पूर्णतः संगीत नाटक की श्रेणी में हम रख सकते हैं, लेकिन हॉलीवुड की सभी पिक्चरों को हम इस श्रेणी में नहीं रख सकते।
ओपेरा इस संदर्भ में थोड़ा अलग है। ओपेरा को मैं शायद बाद में आपको थोड़ा अलग से और भी लिखवाऊंगी, ये तो संगीत नाटक के अंदर ही मैंने डाल दिया कि पश्चिम में जो है ओपेरा हमें देखने को मिलता है। आगे जब मैं थोड़ा बहुत पश्चिम के 1-2 करवाऊंगी तो हो सकता है मैं ओपेरा अलग से भी आपको लिखवा दूं, क्योंकि ओपेरा के अलावा और भी 1-2 हैं जो मुझे करवाना पड़ेगा, बाई चांस वो पूछ लें। वैसे ऑनलाइन पेपर हुआ तो बहुत रेयर संभावना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 4 ही आते हैं। लेकिन ऑफलाइन होता है तो 4 तो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 4 ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन 5-5 नंबर के या 7-7 नंबर के 3-4 आते हैं। तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन की कठपुतली क्या है, सोप ओपेरा क्या है, ये सारी चीजें, या ओपेरा डांस क्या, ये सब आपसे अलग से पूछ सकते हैं। अब पता नहीं इन फ्यूचर भी आप लोगों का ऑनलाइन ही पेपर होगा या ऑफलाइन होगा, नहीं जानती। तो मैं तो तैयारी करा रही हूँ ऑफलाइन के हिसाब से। बाकी पिछले साल वाला हाल भी हो सकता है कि आपको पेपर ही ना देना पड़े। रिजल्ट भी आप लोगों का आ गया होगा, सबका आया नहीं आया अभी? मैम आया, अभी 4th सेमेस्टर का आया। 4th सेमेस्टर के नहीं। चलिए आपका भी आ ही जाएगा। सेकंड ईयर का भी नहीं हो रहा है, सॉरी सेकंड सेमेस्टर का पेपर भी नहीं हो रहा, वो भी बच्चे बहुत खुश हैं। हम तो मैडम सेकंड ईयर में आ गए, मतलब उनको पता चल गया। और हमारी क्लासेस अभी 3 अगस्त तक है, तो बच्चे कहते हैं मैडम क्लास जरूरी हो तो बताइए। मैं कहती हूँ बेटा जरूरी तो कुछ भी नहीं है, नहीं करना है तो मत आइए, लेकिन मैं नंबर आपको तभी बताऊंगी जब आप मेरी क्लास में आओगे। तो बेचारे मजबूर होके आ जाते हैं। और अभी नेक्स्ट ट्यूसडे जो है शायद 3 तारीख ही है, उस दिन बेचारे मजबूर होके आएंगे ही आएंगे, उस दिन आखिरी क्लास है, वरना बच्चे आना नहीं चाहते हैं। बेटा कॉलेज खुलेंगे? पता नहीं बेटा, मैं मीटिंग में गई थी उस दिन, तो यही बोल रहे हैं कि हाँ अगर खुले भी तो जिन बच्चों के दोनों वैक्सीनेशन हो रखे होंगे उन्हीं की एंट्री होगी। और अक्टूबर से चांसेस है जो है नो पॉसिबिलिटी फॉर ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, सही कह रहा हूँ। नहीं लेकिन फिर भी अगर मैं अपने हरियाणा की बात करूँ तो बहुत सारे, गुड़गांव जहाँ मैं रहती हूँ, बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं। गुड़गांव में बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं। ये है कि संख्या कम करके बुला रहे हैं, यहाँ खुल गए हैं। दिल्ली में अभी नहीं खुला है, क्योंकि दिल्ली तो फिर वही बात है, भीड़ बढ़ जाएगी। हाँ यूपी में भी खुल गए हैं, काफी जगह खुल रहे हैं। दिल्ली में रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या हालात हैं, कैसे सीन है, ओपन करें या ना करें। लेकिन खुलेगा तो ये ध्यान रखना कि जिन बच्चों के दोनों वैक्सीनेशन हो रखी हैं वही जो है कॉलेज में एंट्री कर पाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। और रही बात यहाँ है बेटा, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फायदा ही नहीं होगा कुछ। क्यों बेटा आप दोनों वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते? मैम अभी तो एक ही हुआ है, दूसरा अभी कहाँ हुआ है, टाइम लगेगा अभी तो। हाँ तो अभी तो मेरा भी दूसरा नहीं हुआ, मेरा भी अगस्त में होगा, लेकिन अक्टूबर तक तो दोनों हो जाएंगे ना आप लोगों के। सितंबर में हो जाएगा। हाँ तो फिर वही है। चलिए आज मैं ये एक ही करा रही हूँ, कल मूक अभिनय करा के शायद कल आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप भी बोर हो गए होंगे, अच्छा रानी का भी एक भी नहीं हुआ। बेटा जल्दी करा लो। जब से मैम कल तो मैम कल तो ऑफ है ना? हाँ कल ऑफ है तो मंडे कर लेंगे। यस मैम। आने वाले में जब मेरी क्लास होगी तब लिखवाएंगे। अब आज तो 5 मिनट बचा है, क्या नया टॉपिक शुरू करूं? और मेरे ख्याल से इससे आप बोर भी हो गए, बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे हर हाल में, जो भी है, चाहे वो मंडे हो। 7 डेज से परेशान हूँ। अच्छा मैं बेटा क्लास करके परेशान हूँ या वैक्सीनेशन के लिए? मैम वैक्सीनेशन के लिए कंफ्यूजन हो गई क्योंकि क्लास को शुरू में भी 7 दिन हुए ना अभी। नो मैम वैक्सीनेशन के लिए। कोई नहीं, हो जाएगा, मेरा भी काफी टाइम लगा था लेकिन हो जाएगा। वैसे भी होने के बाद जिस दिन लगेगा 2 दिन तो बेटा बेड पे ही रहोगे, दिमाग ही काम नहीं करेगा, लगेगा क्या करा के आए हैं। चलो खैर कोई नहीं, अटेंडेंस मैंने ले ली है, आप लोग जा सकते हैं। ओके बाय। मैम कब लिया आपने अटेंडेंस? अनुराधा बेटा मैंने लिख लिया। हिमांशु, पूनम, तबस्सुम, नीरज, कुलदीप, नव्या, अंजलि, राहुल, श्वेता, कविता, रानी, अनिकेश, शंकर, मनीष, ब्रिजित, जमुना अधिकारी और अनुराधा। कोई रह गया? नो मैम। ले लिया मैंने। चलिए ओके बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम।